अलीशा, सच सच बताओ ये बच्चा किसका है? नुसरत बेगम की आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही थी। उन्होंने अलीशा के कंधों को पकड़कर उसे झंझोड़ दिया, लेकिन अलीशा के होंठ जैसे सिल गए थे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और चेहरा डर और बेबसी से भरा हुआ था। आज पूरे घर में ऐसा माहौल था मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। नुसरत बेगम अपनी बेटी की खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकी और गुस्से में उन्होंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की ताकत से अलीशा लड़खड़ाकर बिस्तर पर जा गिरी। तभी महरीन दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे संभालते हुए बोली, मम्मा प्लीज ऐसा मत कीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि इसकी हालत पहले से ही बहुत नाजुक है। लेकिन उस वक्त नुसरत बेगम किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थी। उनका दिल टूट चुका था, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, या अल्लाह, इससे पहले कि मुझे ये दिन देखना पड़ता तो मुझे मौत दे देता। अलीशा रोते रोते बुरी तरह कांप रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मा बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही नुसरत बेगम चिल्ला उठी, चुप हो जाओ तुम दोनों, मुझे अब किसी की सफाई नहीं सुननी। महरीन, तुम भी इसकी मदद कर रही थी इस राज को छुपाने में। तुम भी बराबर की गुनहगार हो। तुम दोनों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये कहते हुए उन्होंने महरीन को भी अपने पास से दूर कर दिया। महरीन की आंखों में भी आंसू भर आए। वो माँ के पैरों के पास बैठ गई और बोली, मम्मा बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो सजा देनी हो दे दीजिए। लेकिन नुसरत बेगम का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने कहा, मेरे करीब मत आना, अल्लाह ऐसी बेटियां किसी को ना दे। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी अलीशा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कांपती हुई लेकिन साफ आवाज में कहा, मम्मा ये बच्चा किसी और का नहीं, रेहान मिर्जा का है। उसकी बात सुनते ही नुसरत बेगम जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उन्होंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या तुम होश में तो हो? ये कैसे हो सकता है? अलीशा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं सच कह रही हूँ मम्मा, ये बच्चा रिहान का ही है। तभी महरीन ने जल्दी से प्रेगनेंसी रिपोर्ट उठाई और अपनी माँ के सामने रख दी। उसने समझाते हुए कहा, मम्मा रिपोर्ट में साफ लिखा है अलीशा 4 हफ्तों की प्रेग्नेंट है। हिसाब से देखें तो ये बच्चा रिहान भाई का ही हो सकता है। नुसरत बेगम ने कांपते हाथों से रिपोर्ट ली और ध्यान से देखने लगी। रिपोर्ट में जो लिखा था वो उनकी आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी उनका दिल इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मान लिया कि ये बच्चा रिहान का है, लेकिन दुनिया को क्या जवाब देंगे? बिना विदाई के, बिना किसी रस्म के तुम माँ बनने वाली हो। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। महरीन ने माँ का हाथ पकड़ लिया और विनती करते हुए बोली, मम्मा अभी लोगों के बारे में मत सोचिए। ये अलीशा की जिंदगी का सवाल है और उसके बच्चे की जिंदगी का भी। अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। अपनी दोनों बेटियों की आंखों में दर्द देखकर नुसरत बेगम का दिल और ज्यादा टूट गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि हालात को कैसे संभाले। उन्हें आने वाला समय किसी अंधेरे रास्ते की तरह दिखाई दे रहा था, जहां हर कदम पर मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद महरीन ने फिर पूछा, मम्मा क्या आपको अभी भी हम पर भरोसा नहीं है? नुसरत बेगम ने नम आंखों से दोनों बहनों की तरफ देखा और भारी आवाज में बोली, बेटा मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। सच चाहे जो भी हो, दुनिया उससे मानने वाली नहीं है। जब मैं खुद इस बात को समझने के लिए संघर्ष कर रही हूँ तो दूसरे लोग कैसे यकीन करेंगे? मुझे डर है कि आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि इस सच पर शायद कोई भी भरोसा नहीं करेगा, कोई भी नहीं। मम्मा दुनिया यकीन करे या ना करे, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ आपके भरोसे की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह भी जानता है कि मेरी कोख में पल रहा बच्चा नाजायज नहीं है। रेहान ही इसका पिता है और ये सच कभी नहीं बदल सकता। अलीशा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। वो सीधे अपनी माँ के सामने खड़ी थी और पहली बार डरने की बजाय सच के साथ खड़ी नजर आ रही थी। उसकी बात सुनकर नुसरत बेगम के चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव उभर आया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, किस किस को यकीन दिलाओगी तुम?
बताओ मुझे, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे साबित हो जाए कि ये बच्चा रिहान का ही है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन मैं खुद इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही। फिर दुनिया वाले कैसे मान लेंगे। अलीशा की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसने भराई आवाज में कहा, मम्मा, अगर आपको मुझ पर इतना ही शक है तो मेरे गले पर अपने हाथ रखकर मुझे मार दीजिए। कम से कम मुझे बार बार अपने चरित्र का सबूत तो नहीं देना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर भी नुसरत बेगम का दिल नरम नहीं पड़ा। उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था? क्या यही संस्कार दिए थे कि विदाई से पहले ही माँ बन जाओ? इतना कहकर उन्होंने गुस्से में अलीशा को धक्का दे दिया। अलीशा लड़खड़ाकर पीछे हट गई। ये देखकर महरीन का दिल कांप उठा। वो तुरंत आगे बढ़ी और बोली, मम्मा प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन नुसरत बेगम ने उसे भी डांट दिया। तुम बीच में मत बोलो, अगर इस मामले में और एक शब्द कहा तो अच्छा नहीं होगा। महरीन की आंखों में भी आंसू भर आए, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। उसने साहस जुटाकर कहा, मम्मा, अलीशा मेरी बहन है, मैं उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। नुसरत बेगम ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, बस तुम दोनों ही एक दूसरे की हमदर्द हो। हम तो जैसे इसके दुश्मन हैं, लेकिन याद रखो, इसकी सबसे बड़ी दुश्मन ये खुद बनी है, जिसने अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अलीशा ने सिसकते हुए अपना चेहरा झुका लिया। उसके आंसू लगातार गालों पर बह रहे थे। तभी महरीन ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, हम दोनों जानते हैं कि आप इतना परेशान क्यों हैं। अगर आज रेहान भाई जिंदा होते तो शायद आपको ये सब सुनना ही नहीं पड़ता। अगर वो खुद कह देते कि ये बच्चा उनका है तो आप बिना एक सवाल किए उनकी बात मान लेती। लेकिन आज आपकी अपनी बेटी वही बात कह रही है तो आपको उस पर भरोसा नहीं हो रहा। महरीन की बात सुनकर नुसरत बेगम का चेहरा तमतमा उठा। महरीन, अपनी जुबान संभालो। तुम्हें अंदाजा भी है एक औरत की इज्जत कितनी नाजुक होती है। वो कांच की तरह होती है, एक बार उस पर दाग लग जाए तो लोग उम्र भर उंगली उठाते रहते हैं। लोग बातें बनाएंगे, ताने मारेंगे, मैं किस किस का मुंह बंद करूंगी। वो कुछ पल रुकी और फिर बोली, सबसे पहले रिहान की माँ सवाल उठाएगी। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, वो इस बात को कभी नहीं मानेंगी। महरीन ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन पूरा खानदान जानता है कि अलीशा और रिहान का निकाह हो चुका था। फिर कोई इस बच्चे को गलत कैसे कह सकता है? आप एक बार पापा से बात करके तो देखिए। लेकिन नुसरत बेगम ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, खबरदार, अगर ये बात इस कमरे से बाहर गई तो मैं कल ही किसी अच्छे डॉक्टर से मिलूंगी। और इस बच्चे को। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अलीशा चीख पड़ी, मम्मा। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। वो रोते हुए बोली, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है, मेरी जिंदगी है, मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं एक माँ हूँ और एक माँ कभी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं, बल्कि अपने बच्चे के लिए लड़ने का दृढ़ संकल्प था। ये कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। महरीन ने दुखी होकर माँ की तरफ देखा और बोली, मम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? जो बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं, उसे ख़त्म करने की बात कैसे कर सकती हैं? ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। नुसरत बेगम का धैर्य अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। उन्होंने गुस्से से कहा, और जो तुम दोनों कर रही हो वो क्या है? तुम लोगों ने हमें किसी के सामने सिर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं बार बार कह रही हूँ महरीन, इस मामले से दूर रहो। इतना कहकर उन्होंने महरीन को एक तरफ किया और भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उनके चेहरे पर गुस्सा जरूर था, लेकिन दिल के अंदर एक माँ का दर्द भी उतनी ही शिद्दत से टूट रहा था, जो अपनी बेटी पर भरोसा भी करना चाहती थी और समाज के डर से हार भी रही थी। मम्मा, प्लीज़ एक बार अलीशा की बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। वो झूठ नहीं बोल रही। महरीन ने नम आंखों से अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन नुसरत बेगम का दिल और दिमाग दोनों ही इस वक्त उलझनों में फंसे हुए थे। उन्होंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और भारी आवाज में बोली, क्या समझूं मैं महरीन?
बस मुझे इतना बता दो कि आखिर वो उस लड़के के इतना करीब गई ही क्यों? उसे ये बात नहीं पता थी कि सिर्फ निगाह हुआ है, विदाई नहीं हुई। हमारी परंपराओं में विदाई से पहले लड़की का माँ बनना कितना बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और सबसे बड़ी बात, रिहान अब इस दुनिया में भी नहीं है। ऐसे में किस किस को समझाऊंगी मैं, किस किस को यकीन दिलाऊंगी कि ये बच्चा उसी का है? उनकी आवाज़ कांप रही थी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक माँ का डर भी था, जो समाज की कठोर सोच को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने थकी हुई नज़रों से अपनी बेटी को देखा और बोली, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। अगर कभी किसी ने मुझसे और सवाल किए तो शायद मैं सच में पागल हो जाऊंगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही कमरे में सन्नाटा फैल गया। महरीन वहीं फर्श पर बैठ गई। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। वो अपनी माँ की परेशानी भी समझ रही थी और अपनी बहन का दर्द भी महसूस कर रही थी। दुनिया की सोच कितनी अजीब होती है, ये वो अच्छी तरह जानती थी। लोग सच जानने से ज़्यादा दूसरों पर उंगली उठाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक बात वो पूरे विश्वास से जानती थी कि एक औरत से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि उसके बच्चे का पिता कौन है। और अलीशा ने पूरे यकीन और सच्चाई के साथ कहा था कि उसके बच्चे का पिता रिहान मिर्जा है। इसलिए उसके दिल में अपनी बहन के लिए जरा भी शक नहीं था। वो इन्हीं ख्यालों में खोई बैठी थी कि अचानक अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो हवेली शहर की सबसे खूबसूरत और शाही हवेलियों में गिनी जाती थी। दूर से देखने पर वो किसी महल से कम नहीं लगती थी। उस हवेली को सलीम हाशमी ने अपनी दोनों पोतियों अलीशा और महरीन के नाम पर बनवाया था। दोनों लड़कियां उनकी जान थी। सलीम हाशमी का एक ही बेटा था, शहजाद हाशमी। शहजाद हाशमी को अल्लाह ने उन्हें बेटा नहीं दिया था, लेकिन दो बेटियों का ऐसा अनमोल तोहफा दिया था कि जिन पर उन्हें दुनिया की हर खुशी कुर्बान थी। जब अलीशा और महरीन पैदा हुई थी, तब शहजाद हाशमी ने पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजवाया था। उन्होंने पूरे शहर में मिठाइयाँ बांटी थी, गर्व से कहा था कि बेटियां रहमत होती हैं, बोझ नहीं। उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि ये हवेली उनकी बेटियों के नाम रहेगी, लेकिन परिवार में हर कोई इस फैसले से खुश नहीं था। सलीम हाशमी की बेटी सायरा बेगम के दिल में कहीं ना कहीं ये बात चुभ रही थी। उनके दो बेटे थे, रिहान मिर्जा और समीर मिर्जा। उन्हें लगता था कि जब उनके पिता के अपने पोते नहीं थे तो कम से कम कुछ हिस्सा उनके नवासों के नाम भी होना चाहिए था। ये बात धीरे धीरे उनके दिल में एक टिस बनकर बैठ गई थी। समय गुजरता गया और किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि रिहान और अलीशा एक दूसरे के करीब आने लगे। शुरुआत में दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करने लगे थे। जब सायरा बेगम को इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने एक शर्त रख दी कि अगर रिहान और अलीशा का निकाह होगा तो उसी दिन समीर और महरीन का भी निकाह करवाया जाएगा। शुरुआत में ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन सलीम हाशमी को इसमें अपनी पोतियों का भविष्य सुरक्षित दिखाई दिया। उन्हें लगा कि दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी तो हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगी। आखिरकार दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों जोड़ों का निकाह हो गया। निकाह के बाद अलीशा और रिहान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी के सपने सजाने लगे थे। दूसरी तरफ समीर और महरीन का रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता था। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। निकाह के बाद भी वे मुश्किल से बात करते थे। उनके बीच कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन अलीशा और रिहान का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। फिर भी दोनों ने हमेशा अपनी सीमाओं का सम्मान किया था। एक दिन अलीशा ने महरीन को अपने कमरे में बुलाकर बड़ी बेचैनी से कहा, प्लीज़ महरीन, जो बात मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो किसी और को मत बताना। उसकी आंखों में चमक और घबराहट दोनों साथ दिखाई दे रही थी। महरीन ने हैरानी से पूछा, अब क्या हुआ? तब अलीशा मुस्कुराते हुए बोली, हमारी यूनिवर्सिटी का नैनीताल ट्रिप है ना, उसमें रिहान भी हमारे साथ जा रहे हैं। ये सुनते ही महरीन की आंखें फैल गई। क्या हम यूनिवर्सिटी ट्रिप पर जा रहे हैं और रिहान भाई भी वहां पहुंच जाएंगे? अगर किसी को पता चल गया तो लोग क्या सोचेंगे? उसने परेशान होकर पूछा, लेकिन अलीशा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया।
इसलिए तो कह रही हूँ कि किसी को मत बताना। रेहान मुझे अकेले जाने ही नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से इस बात पर राजी हुए कि वो अपनी गाड़ी से हमारे साथ आएंगे। महरीन ने माथा पकड़ लिया। सच में तुम दोनों की मोहब्बत बिना इंसान की अपनी कोई प्राइवेसी नहीं रह जाती। उसकी बात पर अलीशा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मोहब्बत ऐसी ही होती है। जिस दिन तुम्हें किसी से प्यार होगा ना, उस दिन मेरी बात समझ में आएगी। महरीन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी की 4 लग्जरी बसें दिल्ली से नैनीताल के लिए रवाना हुई। छात्रों में ज़बरदस्त उत्साह था। सभी गाने गा रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे और सफ़र का आनंद उठा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपनी कार में उनके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन जब महरीन ने देखा कि रेहान के साथ समीर भी मौजूद है, तो वो हैरान रह गई। हालांकि उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। लंबा सफ़र तय करने के बाद सभी नैनीताल पहुंचे। वहां उनके ठहरने के लिए एक शानदार होटल बुक किया गया था। ये पूरा ट्रिप 1 हफ्ते का था। पहले दिन की यात्रा ने सबको थका दिया था, इसलिए सभी अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे। अगले दिन पूरा दिन घूमने फिरने में निकल गया। सभी ने नैनीताल की झीलें, पहाड़ और खूबसूरत जगहें देखी। शाम तक हर कोई बुरी तरह थक चुका था। उसी शाम मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और हल्की बारिश भी शुरू हो गई। इसलिए सभी छात्र जल्दी अपने कमरों में लौट आए। बाहर का मौसम इतना खराब था कि कोई भी कमरे से निकलना नहीं चाहता था। लेकिन इसी बीच रेहान ने चुपके से अलीशा को एक मैसेज भेजा। मैसेज पढ़ते ही अलीशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। रात के ठीक 9 बजे थे। कमरे में अलीशा और महरीन के साथ उनकी 2 खास दोस्त हिना और सना भी मौजूद थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी और अंदर अलीशा के चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी दिखाई देने लगी थी, क्योंकि रेहान उसे होटल के बाहर मिलने के लिए बुला चुका था। काफ़ी कोशिशों और कई परेशानियों के बाद आखिरकार महरीन ने अलीशा और रेहान की मुलाकात का इंतजाम कर ही दिया था। इसके लिए उसे समीर की मदद भी लेनी पड़ी थी, क्योंकि उसके बिना ये सब मुमकिन नहीं था। उस रात नैनीताल का मौसम बेहद खूबसूरत लेकिन खतरनाक था। चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थी और आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। रेहान और अलीशा लंबे समय बाद इम्तिनान से एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताने निकले थे। दोनों बातें करते करते काफ़ी देर तक बाहर घूमते रहे। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी और अलीशा का शरीर ठिठुरने लगा था। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। उसकी हालत देखकर रेहान घबरा गया और उसे अपने कमरे में ले आया ताकि वह थोड़ा संभल सके। तुम ठीक हो ना? उसने चिंता से पूछा। अलीशा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दांत ठंड से बज रहे थे। वो बार बार कह रही थी कि उसे अपने कमरे में वापस जाना है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो अकेली जा सके। उसने महरीन को फ़ोन करने की कोशिश की, मगर मोबाइल अचानक बंद हो गया। ठंड और कमजोरी के कारण उसकी आंखें भी भारी होने लगी थी। रेहान लगातार उसकी देखभाल करता रहा। वो उसे हिम्मत देता रहा और उसके ठीक होने का इंतजार करता रहा। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसे कई जज्बाती पल बिताए जिन्होंने उनके रिश्ते को पहले से कई ज़्यादा मजबूत कर दिया। दोनों पहले ही निगाह के बंधन में बंध चुके थे और एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। उसी भरोसे और मोहब्बत के बीच उन्होंने अपने भविष्य के कई सपने भी साझा किए, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही रात उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। अगली सुबह जब अलीशा की आंख खुली तो उसके मन में कई तरह के डर और सवाल थे। वो बार बार यही सोच रही थी कि अगर घर वालों को उनके इस तरह मिलने की बात पता चल गई तो क्या होगा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रेहान ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो हमेशा उसका साथ देगा और कभी भी उसकी इज्जत या भरोसे को टूटने नहीं देगा। उसने अलीशा को यकीन दिलाया कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और दोनों परिवार भी उनकी खुशियों को स्वीकार कर लेंगे। रेहान की बातों से अलीशा को कुछ सुकून तो मिला, लेकिन उसके दिल का डर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ।
दूसरी तरफ पूरी रात मेहरीन अपने कमरे में बैठी अलीशा का इंतजार करती रही। पहले तो उसे लगा कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती गई उसकी बेचैनी बढ़ती चली गई। कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह उठते ही सबसे पहले उसे अलीशा का ख्याल आया। उसने तुरंत उसे फ़ोन लगाया, लेकिन मोबाइल बंद मिला। फिर उसने रिहान को कई बार कॉल की, मगर कोई जवाब नहीं आया। अब उसकी घबराहट बढ़ चुकी थी। आखिरकार मजबूरी में उसे समीर को फ़ोन करना पड़ा। समीर ने फ़ोन उठाया तो मेहरीन ने उसे तुरंत नीचे बुला लिया। कुछ ही देर में दोनों होटल के बाहर खड़े थे। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन बादलों ने सूरज को पूरी तरह ढक रखा था। ठंडी हवाएं लगातार चल रही थी और मौसम में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। मेहरीन बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसकी हालत देखकर समीर भी परेशान हो गया। जब उसने पूछा कि आखिर बात क्या है, तब मेहरीन ने कांपती आवाज़ में बताया कि अलीशा रात से कमरे में वापस नहीं आई है। ये सुनते ही समीर का चेहरा बदल गया। अब वह भी गंभीर हो चुका था। उसने तुरंत रिहान को फ़ोन लगाया, लेकिन तभी अचानक तेज रफ्तार से एक गाड़ी उनकी तरफ से गुजर गई। मेहरीन की पीठ उस दिशा में थी, इसलिए वह कुछ नहीं देख पाई। कार उसे चोट पहुंचा सकती थी। इससे पहले कि मेहरीन कुछ समझ पाती, समीर ने झट से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। मेहरीन सीधे उसके सीने से आ लगी। कार उनके बिल्कुल करीब से निकल गई। समीर की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने तुरंत उस कार का पीछा किया जो थोड़ी दूर जाकर रुक गई थी। जैसे ही ड्राइवर बाहर निकला, समीर ने उसका कॉलर पकड़ लिया। होश में रहकर गाड़ी चलाया कर, दिखता नहीं कि यहाँ लोग खड़े हैं, वो गुस्से से गरजा। बेचारा ड्राइवर घबरा गया और सफाई देने लगा। भाई, मुझे लगा इतनी सुबह यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन समीर का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कोई हो या ना हो, गाड़ी हमेशा संभाल कर चलाई जाती है। उसकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि आसपास का माहौल भी जैसे ठहर गया। मेहरीन चुपचाप ये सब देख रही थी। उसने कभी समीर को इतने करीब से नहीं जाना था, लेकिन उसके गुस्से के किस्से जरूर सुने थे। कई बार तो वो इतना भड़क जाता था कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता था। इसके बिल्कुल उलट रेहान था, जो बेहद नरम दिल और शांत स्वभाव का इंसान था। मेहरीन ने हिम्मत करके समीर की बाँह पकड़ी और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से खुद को छुड़ा लिया। मेहरीन लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची। आखिरकार समीर ने ड्राइवर को आखिरी चेतावनी दी और वापस लौट आया। तभी उसकी नज़र मेहरीन पर पड़ी। उसने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अगर मैं समय पर नहीं देखता तो बड़ा हादसा हो सकता था। मेहरीन ने घबराकर उसकी तरफ देखा और मासूमियत से बोली, मैं आपको देख रही थी। उसके इस जवाब पर कुछ पल के लिए समीर भी चुप रह गया। फिर उसने सिर झटका और तुरंत रिहान का नंबर मिलाया। इस बार कॉल उठ गई। भाई, आप कहाँ हैं? समीर ने परेशान स्वर में पूछा। उधर से रिहान की शांत आवाज आई, कमरे में हूँ। उस समय वो रोती हुई अलीशा को संभाले बैठा था। समीर ने राहत की सांस ली और कहा, भाभी रात से गायब है, क्या वो आपके साथ हैं? रेहान ने बिना किसी घबराहट के जवाब दिया, हाँ मेरे साथ हैं, फिक्र मत करो। ये सुनकर समीर का तनाव थोड़ा कम हुआ। उसने फ़ोन जेब में रखा और मेहरीन की तरफ मुड़ा। भाभी भाई के साथ है, तुम जाओ, थोड़ी देर में दोनों आ जाएंगे। मेहरीन को जैसे जान में जान आई। वो जल्दी से होटल के अंदर चली गई, लेकिन मन ही मन खुद को कोस भी रही थी कि उसने घबराकर समीर को क्यों बुला लिया। कमरे में पहुंचते ही वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी और बड़बड़ाई, अलीशा, आज तो तुम्हारी खबर लेनी है। दोनों बहनों में सिर्फ 1 साल का फ़र्क था, इसलिए वे एक दूसरे को नाम लेकर ही बुलाती थी। कुछ देर बाद अलीशा तैयार होकर बाहर आई। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी। रेहान ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दी। वह उसके पास आया और उसे भरोसा दिलाने लगा कि किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अलीशा के मन में डर था कि अगर घर वालों को सब पता चला तो क्या होगा, लेकिन रेहान लगातार उसे समझाता रहा कि वो हर हाल में उसका साथ देगा।
आखिरकार दोनों होटल पहुंचे जहां मेहरीन पहले से उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अलीशा को देखा, उसने राहत की लंबी सांस ली और तुरंत उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई। ये सब क्या था? तुम रात भर कहाँ थी? तुम्हें अंदाजा भी है मैंने कितनी मुश्किल से सब संभाला? मेहरीन ने नाराजगी जताई, लेकिन उसकी बात सुनते ही अलीशा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेहरीन तुरंत घबरा गई। अरे अब रो क्यों रही हो? रेहान भाई ने कुछ कहा क्या? अलीशा ने जल्दी से सिर हिलाकर ना कहा और धीमी आवाज में बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इसलिए मैं वापस नहीं आ सकी। मेहरीन ने उसे गौर से देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है अब ऊपर चलते हैं। मैंने सबको यही बताया कि तुम मेरे साथ थी, बार बार सब सवाल पूछ रहे थे। दोनों बहनें वापस कमरे की तरफ चली गई और रेहान भी अपने कमरे में लौट गया। उस दिन जो कुछ हुआ था वो एक ऐसा राज बन गया जो शायद जिंदगी भर राज ही रहता अगर किस्मत ने क्रूर मोड़ ना लिया होता। कुछ ही समय बाद एक भयानक सड़क हादसे ने सब कुछ बदल दिया। रेहान की अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। सबसे ज़्यादा अलीशा टूट गई थी क्योंकि उसकी दुनिया ही रेहान के इर्द गिर्द बसती थी। किसी को समझ नहीं आया कि हादसा कैसे हुआ। बस एक फ़ोन कॉल के जरिए परिवार को खबर मिली और जब घर वाले घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सबकी रूह कांप उठी। हादसा इतना भीषण था कि रेहान को घर तक लाना भी संभव नहीं था। सारी कानूनी और अस्पताल की कार्रवाई वहीं पूरी की गई और फिर उसे स्पुर्दे खाक कर दिया गया। उस दिन के बाद जैसे पूरे घर की खुशियां कहीं खो गई। हर चेहरा गम में डूबा था, लेकिन अलीशा के हिस्से का दर्द सबसे ज़्यादा गहरा था क्योंकि उसने सिर्फ अपने हमसफ़र को नहीं खोया था बल्कि अपने आने वाले पूरे भविष्य को एक ही पल में बिखरते हुए देख लिया था। रेहान की मौत का सदमा अभी तक पूरे परिवार के दिलों में उतरा भी नहीं था कि एक और खबर ने घर की बची खुची शांति भी छीन ली। अलीशा के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आ चुकी थी। ये खबर सुनकर नुसरत बेगम की दुनिया जैसे एक बार फिर हिल गई। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी दवा ली और खुद को संभालने की कोशिश की। दिमाग में हजारों सवाल एक साथ घूम रहे थे। रेहान को इस दुनिया से गए अभी मुश्किल से 15 दिन हुए थे कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अलीशा 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब साफ था कि ये बच्चा रेहान का ही था, लेकिन यही सच सबसे बड़ी मुसीबत भी बन गया था। नुसरत बेगम बिस्तर पर बैठी देर तक सोचती रही। एक तरफ उन्हें अपनी बेटी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था और दूसरी तरफ समाज का डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये क्या कर दिया तुमने अलीशा? आखिर किस किस को समझाऊंगी? कौन मानेगा तुम्हारी बात? लोग तो बिना सच जाने फैसला सुना देंगे। वो खुद से ही बातें करती हुई रो पड़ी। वो जानती थी कि उनकी बेटी झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन ये भी जानती थी कि दुनिया सच नहीं सिर्फ दिखाई देने वाली बातों पर भरोसा करती है। बहुत देर तक सोचने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया। आखिर उन्होंने फैसला किया कि अब ये बात अकेले संभालना उनके बस की बात नहीं है। रात को जब शहजाद हाशमी घर लौटे तो नुसरत बेगम ने कांपती आवाज में उन्हें सारी बात बता दी। बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल के लिए तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। उन्होंने घबराकर पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पी गए। ये क्या कह रही हो नुसरत? हमारी अलीशा ऐसे कैसे कर सकती है? उनकी आवाज़ में हैरानी और बेचैनी दोनों थी। नुसरत बेगम की आंखें भर आई। रिपोर्ट मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैं झूठ नहीं कह रही। कुछ कीजिए शहजाद, वरना हमारी बेटी बदनाम हो जाएगी, लोग उसे जीने नहीं देंगे, वो रोते हुए बोली। शहजाद हाशमी सिर पकड़कर बैठ गए। हालात सचमुच बहुत मुश्किल थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, काश ये बात पहले पता चल जाती, मैं उसी वक्त दोनों की विदाई करवा देता। आज रेहान भी हमारे बीच नहीं है। अब कौन यकीन करेगा कि बच्चा उसी का है? कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर नुसरत बेगम ने धीमी आवाज में कहा, हम यकीन करेंगे, हमें अपनी बेटी पर भरोसा करना होगा। वो रेहान से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और रेहान भी उस पर जान देता था। दोनों का रिश्ता जायज़ था। उनसे गलती हो गई, लेकिन अब उस गलती की सज़ा उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं बन सकती।
शहजाद हाशमी चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। कुछ पल बाद नुसरत बेगम ने झिझकते हुए एक ऐसा शब्द कहा जिसे कहते हुए भी उनका दिल कांप गया। अगर अबॉर्शन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शहजाद हाशमी ने सख्त आवाज में उन्हें रोक दिया। खुदा का खौफ करो नुसरत, ये बच्चा किसी गुनाह का नहीं, एक जायज रिश्ते की निशानी है। किसी मासूम की जान लेना कभी हल नहीं हो सकता। वो अभी दुनिया में आया भी नहीं और हम उसके बारे में ऐसा सोचे नहीं, ये मुमकिन नहीं। उनकी आंखों में दर्द था लेकिन फैसला भी उतना ही मजबूत था। नुसरत बेगम ने बेबस होकर पूछा, तो फिर क्या करें? अब्बू जान को क्या जवाब देंगे? सायरा को कैसे समझाएंगे? शहजाद हाशमी ने थकी हुई नज़रों से उन्हें देखा और कहा, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन अभी अलीशा को कुछ मत कहना। वो पहले ही रिहान के जाने का गम नहीं सह पा रही। मैं नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में कोई और तूफान आए। कुछ ही दिनों में ये बात सलीम हाशमी तक भी पहुंच गई। अलीशा ने खुद को पूरी तरह कमरे में बंद कर लिया था। वो किसी से बात नहीं करती थी, ना किसी से मिलती, ना कहीं जाती। उसकी आंखों की चमक जैसे हमेशा के लिए खो गई थी। पूरे दिन वह बस खामोश बैठी रहती और रिहान की यादों में डूबी रहती। ये सब देखकर सलीम हाशमी का दिल टूट जाता था। वो अपनी पोती को इस तरह तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकते थे। कई दिनों तक सोचने और हर पहलू पर गौर करने के बाद उन्होंने एक फैसला लिया, लेकिन उस फैसले से पहले उन्होंने महरीन को अपने कमरे में बुलाया। जब उन्होंने अपनी बात महरीन के सामने रखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देंगे। सलीम हाशमी ने प्यार से उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, मैं ये फैसला मजबूरी में ले रहा हूँ। मुझे पता है कि इसमें तुम्हारा हक मारा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारी बहन की जिंदगी है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो लोग उसे बदकिरदार कहेंगे, उसके बच्चे को नाजायज। फिर इस बच्चे के साथ हम उसे किसी और रिश्ते में भी नहीं भेज सकते। महरीन चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें भर आई थी, उसके अंदर जैसे कुछ टूट रहा था। सलीम हाशमी ने कहा, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। अगर तुम मना कर दो तो मैं आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाऊंगा। महरीन ने कांपती हुई पलकों को झुकाया। कुछ पल तक वो खामोश रही, फिर धीरे से बोली, दादा जान, ये रिश्ता आपने ही तय किया था। आज भी आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। उसकी आवाज़ में दर्द छिपा हुआ था, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं आने दिया। सलीम हाशमी ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और दुआ दी, मगर जैसे ही महरीन अपने कमरे में पहुंची, उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। दरवाज़ा बंद होते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी रूह का एक हिस्सा उससे छीन लिया हो। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। उसके दिल में जो दर्द था वो सिर्फ एक रिश्ता टूटने का नहीं था। असली तकलीफ तो ये थी कि आज पहली बार उसे अपने दिल की सच्चाई समझ आई थी। वो एहसास जो अब तक अनकहा था, आज साफ दिखाई देने लगा था। समीर के लिए उसके दिल में मोहब्बत कब जन्म ले चुकी थी उसे खुद भी पता नहीं चला, लेकिन आज जब उसे उस रिश्ते से हाथ धोना पड़ रहा था तब उसे महसूस हुआ कि उसका दिल तो बहुत पहले ही समीर के नाम हो चुका था। शायद किस्मत का सबसे बड़ा खेल यही होता है कि वह इंसान को उसकी मोहब्बत का एहसास तब करवाती है जब उसे खोने का वक्त आ चुका होता है। कुछ दिन बाद सायरा बेगम हाशमी हवेली आई। सायरा बेगम के हाशमी हवेली आने की असली वजह महरीन अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अलीशा अभी तक इस सच्चाई से बेखबर थी। हवेली के बड़े हॉल का दरवाज़ा बंद था और अंदर परिवार के सभी बड़े लोग किसी गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। पूरे घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। महरीन का दिल बार बार बैठा जा रहा था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि आज जो फैसला होगा वो कई जिंदगियों का रुख बदल देगा। जब अलीशा ने उसे उदास देखा तो उसने पूछा कि आखिर सब लोग इतने परेशान क्यों हैं। महरीन ने सिर्फ इतना कहा कि सायरा आंटी आई हैं, लेकिन उसकी बुझी हुई आवाज़ ने साफ जाहिर कर दिया कि बात इससे कई ज़्यादा बड़ी है।
उधर कई घंटों की बातचीत के बाद हॉल में बैठे लोगों ने एक फैसला कर लिया था। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन सबको लग रहा था कि शायद यही एक रास्ता है जिससे आने वाली बदनामी और मुश्किलों को रोका जा सकता है। कुछ देर बाद नुसरत बेगम सीधे अलीशा के कमरे में पहुंची और उसे चाय लेकर हॉल में आने को कहा। ये सुनकर अलीशा हैरान रह गई। उसने याद दिलाया कि वो इद्दत में है और किसी गैर महरम के सामने नहीं जा सकती, लेकिन नुसरत बेगम ने सख्त लहजे में कहा कि अब हालात बदल चुके हैं और उसे वही करना होगा जो परिवार ने तय किया है। अलीशा का दिल धड़क उठा जब उसने फैसले के बारे में पूछा तो नुसरत बेगम ने बताया कि सायरा बेगम को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। शुरुआत में उन्होंने बहुत विरोध किया, लेकिन बाद में एक शर्त पर राजी हो गई। वो शर्त ये थी कि समीर का निकाह अलीशा से कर दिया जाए। ये सुनते ही अलीशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी सुनी हुई बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा कि समीर और महरीन का निकाह पहले से हो चुका है, ऐसे में ये कैसे मुमकिन है। लेकिन नुसरत बेगम ने बताया कि महरीन और समीर का रिश्ता ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके बाद समीर का निकाह अलीशा से कर दिया जाएगा। अलीशा का दिल दर्द और गुस्से से भर गया। उसने साफ कह दिया कि वो प्रेग्नेंट है, इद्दत में है और इस्लाम के उसूलों के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं मानेगी। उसने कहा कि वह और रेहान एक जायज़ रिश्ते में बंधे हुए थे और उसके पेट में पल रहा बच्चा उसी रिश्ते की निशानी है, इसलिए इद्दत उस पर फर्ज है और वो उसे हर हाल में पूरा करेगी। नुसरत बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की कि परिवार उसकी बदनामी से बचाने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन अलीशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। वो गुस्से और दर्द में वहाँ से चली गई। उसके जाते ही नुसरत बेगम थककर कुर्सी पर बैठ गई। तभी महरीन ने भी धीमी आवाज़ में कहा कि अलीशा गलत नहीं है, वो सचमुच इद्दत में है और ऐसे फैसले से पहले शरीयत के उसूलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उस वक्त किसी के पास कोई आसान जवाब नहीं था। अपने कमरे में पहुंचते ही अलीशा टूट गई। वो बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे आज रेहान की कमी सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी। अगर वो जिंदा होता तो शायद उसे इस तरह अकेले लड़ना नहीं पड़ता। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और अपने अजन्मे बच्चे के बारे में सोचकर और भी ज़्यादा रो पड़ी। दूसरी तरफ हॉल में बैठे लोग फिर किसी नए रास्ते की तलाश में थे। तभी सायरा बेगम ने एक नया सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे के जन्म से पहले निकाह नहीं हो सकता तो अलीशा को कुछ समय के लिए यहाँ से दूर भेज दिया जाए, ऐसी जगह जहाँ उसे कोई पहचानता ना हो। वहाँ वो बच्चे को जन्म दे और फिर कुछ समय बाद वापस लौट आए। उसके बाद समीर उससे निकाह कर ले और बच्चे को भी अपना नाम दे दे। उनकी बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब लोग सोच में पड़ गए। सायरा बेगम को लग रहा था कि यही सबसे आसान रास्ता है जिससे परिवार की इज्जत भी बच जाएगी और बच्चे को भी पहचान मिल जाएगी। लेकिन इस पूरी योजना की सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस इंसान की ज़िंदगी का फैसला किया जा रहा था वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। समीर को इन चर्चाओं, इन फैसलों और उसके भविष्य के बारे में हो रही किसी भी बात की खबर नहीं थी। शायद अगर वो वहाँ मौजूद होता तो उसकी राय बाकी सब लोगों की सोच से बिल्कुल अलग होती। उधर शहजाद हाशमी ने काफ़ी देर सोचने के बाद कहा, वैसे सायरा का सुझाव इतना भी बुरा नहीं है। हम कुछ समय के लिए अलीशा को रानीखेत वाले बंगले में भेज देते हैं। वहाँ वो सुरक्षित भी रहेगी और उसकी देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी। उनकी बात सुनकर कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन सलीम हाशमी अब भी खामोश बैठे थे। उनके लिए ये फैसला आसान नहीं था। अलीशा उनकी आंखों का तारा थी। उसे अपनी नज़रों से दूर भेजने का ख्याल ही उन्हें अंदर तक बेचैन कर रहा था। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, अगर अलीशा रानीखेत जाएगी तो मैं भी उसके साथ वहीं रहूँगा। उनके इस फैसले ने सबको चौंका दिया, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता देखकर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। सब जानते थे कि वो अपनी पोती से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उसे इस मुश्किल दौर में अकेला छोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। उसी शाम को अलीशा ने समीर को फ़ोन किया और कहा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो समीर, मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं इद्दत में हूँ।
तुम मुझसे निगाह करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। उस वक्त समीर खुद भी हैरान रह गया था। उसने तुरंत जवाब दिया था, 1 मिनट, किसने कहा कि मैं तुमसे निगाह करने वाला हूँ। लेकिन अलीशा का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने साफ कह दिया कि हवेली में जो बातें हो रही हैं वो सब उसकी जानकारी और रजामंदी के बिना नहीं हो सकती। फिर उसने आखिरी बार कहा, एक बात याद रखना समीर, मैं सारी जिंदगी रिहान के नाम पर गुजार दूंगी, लेकिन किसी और से निगाह नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। दूसरी तरफ महरीन जब कमरे में आई तो उसने अलीशा को बेहद परेशान देखा। वो तेजी से उसके पास गई और उसे पानी दिया। फिर उसे समझाने लगी कि फ़िलहाल उसका निगाह रुकवा दिया गया है और जब तक उसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाती कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये सुनकर भी अलीशा शांत नहीं हुई। उसने गुस्से से पूछा, और उसके बाद? महरीन ने मजबूरी से कहा, उसके बाद शायद वही होगा जो घर के बड़े चाहते हैं। ये सुनते ही अलीशा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने दर्द और नाराज़गी में कहा, महरीन, सच कहूँ तो मैंने तुम जैसी कमज़ोर लड़की आज तक नहीं देखी। अपना शोहर किसी और को देने के लिए भी कोई तैयार होता है क्या? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मर जाना मंजूर कर लेती, लेकिन अपना शोहर कभी किसी को नहीं देती, चाहे सामने मेरी बहन ही क्यों ना होती। उसकी बात सुनकर महरीन कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गई। वो चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे सकी। आखिर वो क्या कहती? वो खुद भी तो अंदर से टूटी हुई थी। जिस रिश्ते को उसने कभी ठीक से जिया ही नहीं था, आज उसी रिश्ते को बचाने या छोड़ने का फैसला उसके सामने खड़ा था। वो जानती थी कि जितना वो अलीशा को समझाने की कोशिश करेगी उतना ही वो और भड़क जाएगी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। दूसरी तरफ समीर भी बेहद परेशान था। वो सीधे अपनी माँ के कमरे में पहुंचा। सायरा बेगम किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे देखते ही उन्होंने कॉल काट दी। अरे समीर, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? उन्होंने सामान्य बनने की कोशिश की, लेकिन समीर के चेहरे से साफ था कि उसे सब पता चल चुका है। उसने बिना घुमाए फिराए पूछा, अम्मी, आप आज हवेली गई थी? सायरा बेगम ने सीधे जवाब दिया, हाँ गई थी। क्या बात हुई वहाँ? समीर की आवाज़ सख्त थी। सायरा बेगम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जिसने तुम्हें ये बताया कि मैं हवेली गई थी उसने बाकी बातें भी बता दी होंगी। लेकिन समीर इस बार टालने वाला नहीं था। उसने कहा कि मुझे आपसे सुनना है। अब सायरा बेगम भी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? भाई की विधवा से निकाह करना कोई गुनाह नहीं है। ये सुनते ही समीर का सब्र जवाब देने लगा। उसने कहा, वो इद्दत में है और मेरा निकाह उनकी छोटी बहन से हो चुका है। शायद आप ये भूल रही हैं। सायरा बेगम ने बिना घबराए जवाब दिया, सब याद है, इसलिए तो इद्दत पूरी होने के बाद निकाह की बात हो रही है। तब तक तुम्हारे और महरीन के तलाक का मामला भी सुलझ जाएगा। एक पल के लिए समीर को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी माँ इतनी आसानी से उसकी पूरी जिंदगी का फैसला सुना रही है। उसने तंज भरे लहजे में कहा, अजीब बात है अम्मी, कुछ दिन पहले तक वही अलीशा आपको मनहूस लगती थी और आज आप उसी का निकाह अपने दूसरे बेटे से करवाने पर तुली हैं। आखिर इसमें आपका फ़ायदा क्या है? सायरा बेगम ने गहरी सांस ली और बोली, ये फैसला मैंने नहीं, तुम्हारे नाना ने किया है। और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे पता है तुम्हें महरीन ने सब बताया होगा, लेकिन शायद उसने ये नहीं बताया कि इस फैसले में उसकी भी रजामंदी शामिल है। ये सुनकर समीर जैसे सन रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि महरीन ऐसा भी सोच सकती है। लेकिन सायरा बेगम यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा, उसने खुद तुम्हारे नाना से कहा है कि ये रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए। हम सब मजबूर हैं। रिहान का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, उसके खातिर सबको कुछ न कुछ कुर्बानी देनी होगी। अब समीर की आंखों में गुस्से की आग साफ दिखाई दे रही थी। उसने ठंडे लेकिन बेहद सख्त लहजे में कहा, तो अब मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं मर जाऊंगा लेकिन महरीन को तलाक नहीं दूंगा। वो क्या चाहती है क्या नहीं, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं अपना फैसला किसी के दबाव में बदलने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया। उसके अंदर गुस्सा, दर्द और बेचैनी सब कुछ एक साथ उमड़ रहा था। बार बार उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत
महरीन से जाकर पूछे कि उसने ऐसा सोचा भी कैसे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो अपने भाई की गलती दोहराना नहीं चाहता था। महरीन उसके निगाह में थी और वो किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहता था जिससे बाद में कोई उंगली उठा सके। इसलिए उसने अपने गुस्से को दबाया, खुद को शांत करने की कोशिश की और सीधे अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। फिलहाल उसके पास वक्त था क्योंकि अलीशा की इद्दत पूरी होने में अभी काफ़ी समय बाकी था, लेकिन वो ये भी जानता था कि आने वाले दिन उसकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में से होने वाले हैं। समय धीरे धीरे गुजरता रहा और देखते ही देखते पूरे 9 महीने बीत गए। इन 9 महीनों में अलीशा रानीखेत वाले बंगले में ही रही। उसके साथ सलीम हाशमी और महरीन भी वहीं रहे ताकि उसे किसी तरह की तकलीफ या तनाव का सामना ना करना पड़े। महरीन ने इन महीनों में अपनी बहन की जिस तरह देखभाल की थी, उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो सिर्फ बहन नहीं बल्कि माँ की तरह उसका ख्याल रख रही थी। परिवार वालों ने भी इस दौरान समीर के साथ निगाह वाली बात दोबारा उसके सामने नहीं छेड़ी, क्योंकि अलीशा की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। वो छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती, जल्दी घबरा जाती और कई बार तो आधी रात को उठकर महरीन का हाथ पकड़ लेती। उसकी आंखों में हमेशा एक ही डर दिखाई देता था। वो बार बार महरीन से कहती, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को अपनी औलाद की तरह पालना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। और हर बार महरीन उसे डांटते हुए चुप करवा देती, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपने बच्चे को खुद पालोगी और उसे बड़ा होते हुए देखोगी। लेकिन अलीशा के दिल में बैठा डर जाने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। सुबह से ही अलीशा को हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दर्द बढ़ता चला गया। हालत बिगड़ती देख सलीम हाशमी और महरीन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उसे फौरन इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया। बाहर इंतजार करते हुए महरीन और सलीम हाशमी लगातार दुआएं कर रहे थे। दोनों की नज़रें बार बार उस दरवाजे की तरफ उठ जाती जिसके पीछे अलीशा जिंदगी और मौत की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही थी। तभी अचानक महरीन की नज़र अस्पताल के कॉरिडोर में सामने खड़े एक आदमी पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो आदमी बिल्कुल रेहान जैसा दिख रहा था। सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसका हाव भाव, उसकी चाल, यहाँ तक कि उसकी आंखों की चमक भी वैसी ही थी। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो पूरे हक से उसका हाथ थामे हुए थी। महरीन कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो सपना देख रही है या सचमुच उसके सामने कोई चमत्कार खड़ा है। उसने तुरंत सलीम हाशमी की बांह पकड़कर उनका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहा, लेकिन तब तक वो दोनों आगे बढ़ चुके थे। महरीन बेचैन होकर अपनी जगह से उठी और जल्दी से बोली, दादा जान, मैं अभी आती हूँ, आप यहीं रहिए। ये कहकर वो उनके पीछे दौड़ पड़ी। कुछ ही दूर जाकर उसने उन्हें रोक लिया। रुकिए, उसकी आवाज़ सुनकर दोनों अचानक ठिठक गए। वो आदमी और उसके साथ खड़ी लड़की हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। महरीन की आंखों में उम्मीद और आंसू दोनों थे। रेहान भाई, आप जिंदा हैं? उसने कांपती आवाज में कहा। उसके चेहरे पर खुशी की ऐसी चमक थी जैसे किसी खोई हुई दुनिया को वापस पा लिया हो। लेकिन सामने खड़ा आदमी उलझन में पड़ गया। उससे पहले कि वो कुछ कहता, उसके साथ खड़ी लड़की आगे बढ़ी और बोली, सॉरी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। इनका नाम रेहान नहीं, अयान है और ये मेरे पति हैं। लड़की की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी, हालांकि वो उसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। महरीन ने उस आदमी को गौर से देखा। उसकी नज़र सीधे उसकी नाक के सिरे पर गई जहां एक छोटा सा काला तिल था, वही तिल जो रेहान की पहचान था। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो गलत नहीं हो सकती। उसने फिर कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, आप रेहान भाई ही हैं। लड़की का चेहरा और ज़्यादा पीला पड़ गया। उसने झुंझलाकर कहा, क्या बकवास कर रही हैं आप? रास्ता छोड़िए और हमें जाने दीजिए। फिर उसने उस आदमी का हाथ कसकर पकड़ा और उसे आगे खींचने लगी। तभी महरीन ने आखिरी दाव खेला। उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, रेहान भाई, आपकी अलीशा बहुत तकलीफ़ में है। वो इसी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। उसने
जीने की उम्मीद छोड़ दी है। अगर आप उसके सामने चले जाएं तो शायद वो फिर से जिंदगी से प्यार करना सीख जाए। अगर आज भी आप नहीं आए तो शायद आप उसे हमेशा के लिए खो देंगे। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए उस आदमी का चेहरा बिल्कुल बदल गया। उसकी आंखों में ऐसा दर्द उभरा जिसे वो छिपा नहीं पाया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो लड़की उसे लगभग खींचते हुए वहां से ले गई। महरीन अब पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि वो रिहान ही है। सवाल सिर्फ इतना था कि अगर वो सचमुच जिंदा है तो इतने महीनों से कहाँ था और अपनी पहचान क्यों छुपा रहा था। लेकिन फिलहाल उसके पास इन सवालों के जवाब ढूंढने का समय नहीं था, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत अलीशा को उसकी थी। तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आई। उनके हाथों में एक नन्हा सा बच्चा था जो सफ़ेद कंबल में लिपटा हुआ था। डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान थी। मुबारक हो, बेटा हुआ है। ये सुनते ही महरीन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सलीम हाशमी ने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। महरीन ने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर मेरी बहन कैसी है? डॉक्टर ने जवाब दिया, डिलीवरी सफल रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खून बह जाने की वजह से अभी पूरी तरह होश में नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को देखा था और उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। फिलहाल वो बेहोश है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। उसके बाद हम उन्हें कमरे में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उनसे मिल सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गई। दादा जान, अलीशा ठीक हो जाएगी ना? महरीन की आवाज़ में बेचैनी साफ झलक रही थी। ना जाने क्यों उसका दिल बार बार घबरा रहा था। वो जानती थी कि पिछले 9 महीनों से अलीशा सिर्फ सांसें ले रही थी, जी नहीं रही थी। रेहान के जाने के बाद उसके अंदर जिंदगी के लिए कोई चाहत ही नहीं बची थी। बच्चे के जन्म की खुशखबरी और अलीशा की नाजुक हालत की जानकारी महरीन पहले ही पूरे परिवार को दे चुकी थी। सलीम हाशमी ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, बेटा तुम्हें पूरा यकीन है कि वो रिहान ही था? महरीन ने बिना एक पल गवाए सिर हिला दिया। जी दादा जान, मैं गलत नहीं हो सकती। चेहरा किसी का मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन नाक की नोक पर बिल्कुल उसी जगह तिल होना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो रेहान भाई ही थे। उसकी आवाज़ में पूरा विश्वास था। फिर उसने गोद में सोए हुए मासूम बच्चे की तरफ देखा और बोली, बस एक बार समीर यहाँ पहुँच जाए, फिर वो रेहान भाई को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा। दूसरी तरफ अयान अपने घर में सिर पकड़कर बैठा हुआ था। उसकी कनपट्टियों में तेज दर्द उठ रहा था। फरीहा उसके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ, इस तरह परेशान क्यों बैठे हो? उसने फिक्र से पूछा। अयान ने आंखें बंद करते हुए कहा, पता नहीं क्यों वो लड़की मुझे जानी पहचानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे पहले भी कहीं देख चुका हूँ। मेरा सिर फटा जा रहा है। फरीहा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक अयान की आंखें पलटी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फरीहा घबरा गई। अयान आंखें खोलो। उसकी चीख निकल गई। वो तुरंत जावेद चाचा को बुलाने लगी ताकि उसे अस्पताल ले जाया जा सके। उधर समीर ऑफिस पहुंचा ही था कि उसकी नज़र मोबाइल पर पड़े एक मैसेज पर गई। ये कई महीनों बाद महरीन का पहला संदेश था। उसका दिल अनजानी खुशी से धड़क उठा। उसने मैसेज खोला। लिखा था, अस्सलाम वालेकुम समीर, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाइए। समीर ने वो लाइन एक बार नहीं कई बार पढ़ी, जैसे यकीन करना चाहता हो कि सचमुच महरीन ने उसे याद किया है। अगले ही पल उसने कॉल लगा दी। उधर फ़ोन बजते ही महरीन की धड़कन भी तेज़ हो गई। कॉल उठी तो कुछ पल दोनों तरफ खामोशी रही। आखिर समीर ने ही पूछा, सब ठीक है? महरीन की आंखें भर आई। आप चाचा बन गए हैं, एक प्यारा सा बेटा हुआ है। ये सुनते ही समीर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन उसी पल रिहान की याद ने उसके दिल को भी दुख से भर दिया। उसने धीमे से कहा, काश भाई आज यहाँ होते। फिर उसने महरीन को मुबारकबाद दी। कुछ देर बाद महरीन ने हिम्मत करके कहा, क्या आप रानीखेत आ सकते हैं प्लीज़, मुझे आपकी ज़रूरत है। समीर कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक उसका लहजा बदल गया। एक बात ध्यान से सुन लो महरीन, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर, वह खुद ही रुक गया। लेकिन अगले शब्द और भी सख्त थे।
इस गलतफहमी में मत रहना। तुम्हें छोड़ने से पहले मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा। उसकी बात सुनकर मेहरीन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने जल्दी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन समीर अभी भी गुस्से में था। अच्छा है, क्योंकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कुछ पल बाद जब उसने मेहरीन की घबराई हुई आवाज़ महसूस की तो उसका लहजा नरम पड़ गया। आखिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार बीवी ने याद किया है तो आना तो पड़ेगा। ये सुनते ही मेहरीन के दिल से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। शाम तक अलीशा को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। खतरा टल चुका था लेकिन उसकी हालत अभी भी कमज़ोर थी। इसी बीच नुसरत बेगम और समीर अस्पताल पहुंच गए। नुसरत बेगम ने पोते को सीने से लगा लिया और रोते हुए उसका माथा चूम लिया। देखो समीर बिल्कुल रेहान जैसा है। समीर ने भी बच्चे को गोद में लेकर प्यार से उसके गाल छुए। तभी बच्चा भूख से रोने लगा और मेहरीन जल्दी से फीडर तैयार करने लगी। कुछ देर बाद नुसरत बेगम ने अलीशा के बारे में पूछा। मेहरीन ने बताया कि डॉक्टर अभी किसी को मिलने नहीं दे रहे। ये सुनते ही समीर रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया ताकि डॉक्टरों से बात कर सके, लेकिन तभी अचानक मेहरीन ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली। समीर एकदम चौंक गया। बिना कुछ बोले उसे अस्पताल के शांत कॉरिडोर से होते हुए एक सुनसान राहदारी तक ले आई। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा और फिर उसके बिल्कुल करीब झुककर फुसफुसाई, अलीशा बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे देखा है, वो होश में है और अपने बच्चे को देखने के लिए बेचैन हो रही है, लेकिन मैं ही हूँ जो किसी को उसके पास नहीं जाने दे रही। समीर की भौहें सुंगड़ गई। क्यों? उसने हैरानी से पूछा। मेहरीन की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्योंकि आज मैंने किसी को देखा है, किसी ऐसे इंसान को जिसे पूरी दुनिया मरा हुआ समझती है, और अगर मेरा शक सही निकला तो अलीशा की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्या मतलब? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? समीर ने उलझन भरे अंदाज में पूछा। मेहरीन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो खुशी को जैसे मुश्किल से रोक पा रही थी। बहुत बड़ी खुशखबरी है, उसने उत्साहित होकर कहा। रेहान भाई, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी पास के एक घबराई हुई लड़की की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर प्लीज़ जल्दी आइए, ये अचानक बेहोश हो गए हैं। मेहरीन की नज़र फौरन उस लड़की पर गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। वो मुस्कान देखकर समीर भी हैरान रह गया। क्या रेहान भाई? उसने दोबारा पूछा। इस बार मेहरीन ने उसका हाथ दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोली, अब बताने का नहीं, दिखाने का वक्त है। समीर शरारत से मुस्कुराया। विदाई के बाद आराम से देख लूँगा तुम्हें, अभी जो कहना है वो साफ साफ कहो। उसकी बात सुनकर मेहरीन का चेहरा लाल हो गया। मैं किसी और बात की बात कर रही हूँ। और आप कहाँ पहुँच गए? वो शर्माकर बोली। समीर हंस पड़ा। अच्छा बाबा, चलो दिखाओ क्या दिखाना है। मेहरीन उसे खींचते हुए उस कमरे की तरफ ले गई जहां डॉक्टर अभी अभी गए थे। कमरे में पहुंचकर दोनों दरवाजे पर रुक गए। डॉक्टर मरीज को चेक कर रहे थे और वहीं लड़की परेशान खड़ी थी। उसने जैसे ही पलटकर मेहरीन और समीर को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डॉक्टर भी एक तरफ हट गए। तभी समीर की नज़र बेड पर लेटे इंसान पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गई, दिल की धड़कन जैसे रुक गई। रेहान भाई? उसके मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। सामने वही चेहरा था जिसे उसने अपने हाथों से दफनाया था। तभी वो लड़की तेजी से आगे आई और गुस्से में बोली, कौन हो तुम लोग? इस तरफ कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? इतना कहकर उसने मेहरीन को धक्का दे दिया। मेहरीन संभल नहीं पाई, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, समीर ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अपनी हद में रहो, वो दहाड़ा, वरना खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेहरीन ने तुरंत उसका ध्यान फिर उस आदमी की तरफ कर दिया। समीर, ये हमारे रेहान भाई हैं। लड़की फिर चीखी। नहीं, ये रेहान नहीं है, ये मेरे शोहर अयान है। अब निकल जाओ यहाँ से। लेकिन इस बार समीर पीछे हटने वाला नहीं था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और बोला, ठीक है, अभी पुलिस को बुलाते हैं, फिर पता चल जाएगा कि सच क्या है। जैसे ही उसने पुलिस को कॉल लगाने के लिए नंबर डायल किया, लड़की का सारा हौसला टूट गया।
वो वहीं फूट फूट कर रो पड़ी, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। उसके कांपते हुए शब्द निकले, ये अयान नहीं है, ये सचमुच आपके भाई रेहान है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रोते रोते उसने पूरी सच्चाई बता दी। असली अयान उसका मंगेतर था। जिस रात रेहान का एक्सीडेंट हुआ था उसी रात अयान भी उसी गाड़ी में था। नशे की हालत में वो गाड़ी चला रहा था और फरीहा उससे लड़कर पीछे पीछे दूसरी गाड़ी में आ रही थी। गुस्से और नशे ने मिलकर एक भयानक हादसे को जन्म दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी बुरी तरह जल गई। अयान गाड़ी से बाहर गिरा और पीछे से आती गाड़ी के नीचे आकर मौके पर ही मर गया। दूसरी तरफ रेहान गंभीर रूप से घायल हुआ लेकिन जिंदा बच गया। फरीहा उसे अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों ने बताया कि सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त चली गई है। जब रेहान को होश आया तो उसे अपना नाम तक याद नहीं था। उसी कमजोरी का फायदा उठाकर फरीहा उसे अपने साथ ले गई। उसने उसे अयान बनाकर अपने पास रख लिया। शुरू में उसे लगा था कि शायद धीरे धीरे वो उसके करीब आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फरीहा रोते हुए बोली, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपनी बीवी नहीं माना। हमेशा यही कहते थे कि जब मेरी याददाश्त लौट आएगी तब मैं कोई फैसला करूँगा। उसकी बातें सुनकर कमरे में मौजूद हर इंसान के दिल में अजीब सा दर्द भर गया। तभी बेड पर लेटा रेहान धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। उसने सामने खड़े लोगों को देखा और अचानक उसकी नज़र समीर पर टिक गई। समीर उसके होठों से निकला। अगले ही पल समीर दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भाई, आप सचमुच जिंदा हैं? रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, पागल, रो क्यों रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर मेहरीन भी अपनी खुशी रोक नहीं पाई। उसकी आंखें भी भर आई। रेहान भाई, सच में आप ठीक हैं? रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसकी बेचैन नजरें चारों तरफ घूमने लगी। मेरी अलीशा कहाँ है? उसने घबराकर पूछा। ये सुनते ही समीर और मेहरीन एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों की नज़र दरवाजे पर खड़ी फरीहा पर गई, जो हाथ जोड़कर रो रही थी। वो चुपचाप वहां से बाहर निकल गई। समीर ने मुस्कुराकर कहा, भाई, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। रेहान हैरान रह गया। फिर वे उसे सहारा देकर कमरे से बाहर लेकर आए। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसकी नज़र नुसरत बेगम पर पड़ी। वो दौड़कर उनके गले लग गया। नुसरत बेगम तो उसे जिंदा देखकर जैसे सदमे में चली गई। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी रेहान की नज़र उनकी गोद में लिपटे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हैरानी से बोला, ये बच्चा किसका है? समीर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उसने बच्चे को प्यार से गोद में उठाया और रेहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाई, ये आपका बेटा है, आपकी और अलीशा की मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी। रेहान की आंखें नम हो गई। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसे बार बार प्यार से चूमने लगा। फिर उसके माथे को चूमकर उसे सीने से लगा लिया। नुसरत बेगम मेहरीन से पूरी बात सुन रही थी। रेहान खुशी से बोला, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। इसकी नाक पर वही छोटा सा तिल भी है। उसकी आवाज़ में एक पिता की खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी बेचैन निगाहें किसी को तलाशने में लगी। मेरी अलीशा कहाँ है? उसने घबराकर पूछा। मेहरीन ने सामने वार्ड की तरफ इशारा कर दिया। रेहान बच्चे को सीने से लगाए तेजी से उस ओर बढ़ गया। पीछे नुसरत बेगम की आंखों में खुशी के आंसू थे। इतने दुखों के बाद जैसे उनके घर में फिर से रोशनी लौट आई थी। उन्होंने मेहरीन और समीर को अपने पास बुलाया और भराई हुई आवाज़ में बोली, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, अगर हो सके तो हमें माफ़ कर देना। दोनों ने उनके हाथ थाम लिए। उधर वार्ड में अलीशा बार बार अपने बच्चे को देखने की जिद कर रही थी। वो कमज़ोर आवाज़ में सबको पुकार रही थी कि उसे उसका बच्चा दिखाया जाए। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और रेहान अंदर आया। उसे सामने देखकर अलीशा कुछ पल के लिए जैसे सांस लेना ही भूल गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने धीमी आवाज़ में कहा, रेहान, आप जिंदा हैं? उसे लगा शायद ये कोई सपना है या उसकी कल्पना। रेहान उसकी तरफ बढ़ा, उसके माथे को प्यार से चूमते हुए बोला, नहीं मेरी जान, ये सपना नहीं है, मैं सचमुच तुम्हारे सामने हूँ। फिर उसने बच्चे को उसकी गोद में दे दिया।
अपने बेटे को देखकर अलीशा की आंखों से आंसू बह निकले। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका बिछड़ा हुआ प्यार उसके सामने खड़ा है। रिहान उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मैं लौट आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनते ही अलीशा का सब्र टूट गया और वो रो पड़ी। इतने महीनों का दर्द, इंतजार और तन्हाई जैसे एक ही पल में बाहर निकल आई। कुछ देर बाद जब सबको यकीन हो गया कि रिहान सचमुच वापस आ चुका है, तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। नुसरत बेगम ने साफ कह दिया कि अब उन्हें किसी की बातों की परवाह नहीं है। वो पूरी दुनिया के सामने कहेंगी कि ये बच्चा रिहान और अलीशा की मोहब्बत की निशानी है। उन्होंने फैसला किया कि अलीशा की विदाई पूरे सम्मान और खुशी के साथ होगी। 2 महीने बाद का दिन तय हुआ ताकि अलीशा पूरी तरह स्वस्थ हो सके। रिहान के लिए ये 2 महीने बहुत लंबे थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर इंतजार करना मंजूर कर लिया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अलीशा और रिहान की विदाई हुई और साथ ही समीर और महरीन की भी रुखसती की रस्म पूरी हुई। सायरा बेगम अपने बेटे को वापस पाकर बेहद खुश थी और अपने पोते नोमान पर तो उनकी जान बसती थी। रात को जब अलीशा अपने कमरे में बैठी थी तो रिहान अंदर आया। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। उन नज़रों में 9 महीने की जुदाई, दर्द, इंतजार और बेपनाह मोहब्बत थी। रिहान ने उसे अपने करीब बिठाया और भराई हुई आवाज में कहा, मुझे माफ़ कर दो अलीशा, मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। अलीशा ने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया और बोली, तुम्हारे चले जाने का दर्द बाकी हर दर्द से बड़ा था, लेकिन हमारे बेटे ने मुझे जीने की वजह दी। रेहान ने उसकी बात सुनकर उसे अपने सीने से लगा लिया। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उनकी जिंदगी में सुकून लौट आया था। दोनों ने महसूस किया कि चाहे किस्मत ने उन्हें कितनी भी मुश्किलों से गुजारा हो, आखिरकार उनकी मोहब्बत जीत गई थी और अब उनके सामने एक नई खुशियों से भरी जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। उधर दूसरे कमरे में महरीन दिल थामे समीर की सेज सजाए बैठी थी। वो उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अब तक नहीं आया था। रात के 2 बज चुके थे। अब तो महरीन को भी नींद आने लगी थी। गुस्से में उठकर उसने अपनी ज्वेलरी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। वो सब कुछ उतार चुकी थी और अपना दुपट्टा भी सोफे पर उछाल चुकी थी। तभी दरवाजा खुला और समीर अंदर दाखिल हुआ। महरीन का होश उड़ा देने वाला रूप देखकर वो वहीं ठिठक गया। वही महरीन की तो सांस ही रुक गई। बिना दुपट्टे के छोटे से ब्लाउज में खड़ी वो शर्म से सिर झुकाकर रह गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी को मेरे सीने में समाने की इतनी जल्दी है कि उसने खुद ही सब कुछ अपने तन से अलग कर दिया। उसके बेबाक शब्दों पर महरीन शर्म से पानी पानी हो गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और दुपट्टा उठाने लगी, लेकिन समीर ने उसे पहले ही उठा लिया और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। पर्दे गिराने का वक्त आ गया है और तुम खुद को छुपा रही हो, कहते हुए उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे महरीन के रोंगटे खड़े हो गए। समीर, आप, मैं, वो कुछ कह पाती उससे पहले ही समीर ने उसकी बात काट दी। वो उसके लाल सुर्ख होठों के करीब झुका तो महरीन के पूरे वजूद में जैसे बिजली सी दौड़ गई। लेकिन समीर की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। उसके होठों से अपनी प्यास बुझाता हुआ वो उसकी नरम गर्दन तक पहुंच गया और बड़ी शिद्दत से वहां अपना निशान बनाने लगा। महरीन बुरी तरह घबरा गई थी। उसे समीर से इतनी जल्दबाजी की उम्मीद नहीं थी। जब बेचैन होकर समीर ने उसके ब्लाउज की डोरियों पर हाथ रखा तो उसने झटके से उसे खुद से अलग कर दिया। समीर हैरान होकर उसे देखने लगा। क्या बात है महरीन, इस तरह दूर होने का क्या मतलब है? बस एक बात पूछनी थी आपसे। एक नहीं 100 बातें पूछो। वो दोबारा उसे अपने करीब खींच लाया और उसके नरम गालों पर उंगलियां फेरते हुए प्यार से बोला, आपको मुझसे प्यार नहीं था? हमारी कभी एक दिन के लिए भी नहीं बनी। हमारा निकाह भी अरेंज था। फिर जब तलाक की बात आई थी तो आप इतने गुस्से में क्यों आ गए थे? अगर हमारा रिश्ता खत्म हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? बल्कि हमारे इस फैसले से अलीशा और उसके बच्चे का भविष्य संभल जाता। महरीन के सवाल पर समीर ने गहरी सांस ली। मोहब्बत होठों से इजहार की मोहताज नहीं होती महरीन, ये तो महसूस किया जाने वाला जज्बा है। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, ये तुम्हें मेरे साथ रहकर खुद पता चल जाएगा
और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे ये सवाल दोबारा नहीं करोगी। अगर उस वक्त तुम खुद आकर मुझसे तलाक मांगती तो शायद तुम्हें भी खत्म कर देता और खुद को भी, लेकिन ना तुम्हें कभी छोड़ता और ना ही अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल करता। अलीशा और उसके बच्चे का दुख मुझे भी था, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि अलीशा अपनी मोहब्बत खो चुकी थी, जबकि मैं अपनी मोहब्बत नहीं खो सकता था। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। अब बेकार की बातों में वक्त मत खराब करो, तुम्हें दिखाना भी तो है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इजाज़त है। इजाज़त मांगते हुए उसकी आंखों में ढेर सारी मदहोशी उतर आई थी। उन नज़रों की तपिश सह न पाने के कारण मेहरीन ने अपनी नज़रें झुका ली और खामोशी से उसे इजाज़त दे दी। मेहरीन की सहमति मिलते ही समीर ने उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और अपने पास बिठा लिया। दोनों के बीच की झिझक अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। समीर बार बार उसके चेहरे को देख रहा था, मानो इतने दिनों की सारी बातें उसकी आंखों में पढ़ लेना चाहता हो। मेहरीन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी हर धड़कन में एक नया एहसास था जिसे वो पहले कभी महसूस नहीं कर पाई थी। समीर उसके करीब बैठा, उसके बिखरे हुए बालों को संवारने लगा। उसके इस छोटे से स्पर्श ने भी मेहरीन के पूरे वजूद में एक अजीब सी सिरन भर दी। वो शर्म से नजरें झुकाकर गहरी सांसें लेने लगी। समीर उसकी झिझक, उसकी मासूमियत और उसके चेहरे पर फैली लाली को देखता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि आज पहली बार मेहरीन ने अपने दिल के दरवाजे उसके लिए पूरी तरह खोल दिए हैं। दोनों के बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक गहरा अपनापन था जो हर पल बढ़ता जा रहा था। मेहरीन अब उसकी बातों, उसके स्पर्श और उसकी मौजूदगी में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके हों। जिस मोहब्बत को वो अब तक समझ नहीं पाई थी, आज वो उसे हर एहसास में महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ समीर भी उसके करीब आकर खुद को बेहद खुश और मुकम्मल महसूस कर रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बिताए उन खूबसूरत लम्हों में खो गए जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी और खामोशियां भी बहुत कुछ कह रही थी। वक्त कब गुजर गया उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन दोनों गहरी नींद में थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज सुनते ही मेहरीन की आंख खुल गई और वह घबराकर उठ बैठी। अपनी हालत का एहसास होते ही उसने जल्दी से चादर अपने चारों तरफ लपेट ली। उधर समीर उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो अभी भी उसी बेफिक्र अंदाज में था। मेहरीन ने उसे घूरते हुए कहा, समीर, दरवाजे पर कोई है, पहले जाकर देखो। लेकिन समीर जैसे उसकी घबराहट का मजा ले रहा था। तभी दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई और इस बार दोनों का ध्यान पूरी तरह उस तरफ चला गया। समीर जैसे ही उठकर दरवाजा खोलने लगा, मेहरीन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। वो घबराई हुई बोली, रुको, अगर कोई अंदर आ गया तो मैं इस हालत में उसके सामने कैसे जाऊंगी। इतना कहकर वो जल्दी से चादर अपने चारों तरफ लपेटे बाथरूम की तरफ भाग गई। उधर समीर मुस्कुराता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा और खुद को ठीक करते हुए दरवाजा खोल दिया। सामने अलीशा और रिहान खड़े थे। अलीशा की आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। उसने कमरे के अंदर झांकते हुए कहा, वाह जनाब, आखिर सुबह हो ही गई आपकी। घड़ी देखी है, दोपहर होने वाली है और आप दोनों अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकले। समीर कुछ बोलता उससे पहले ही अलीशा उसे किनारे करती हुई कमरे के अंदर आ गई और इधर उधर देखने लगी। और हमारी मैडम मेहरीन कहाँ है? उसने हंसते हुए पूछा। समीर तुरंत बोला, वो तैयार हो रही है, आप लोग चलिए, हम दोनों अभी नीचे आते हैं। वो किसी तरह उन्हें जल्दी बाहर भेजना चाहता था। आखिरकार अलीशा और रेहान दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। जाते जाते रेहान ने अपने भाई को गले लगाया और नई जिंदगी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। दोनों भाइयों के चेहरे पर आज अलग ही खुशी थी। कुछ देर बाद मेहरीन बाथरूम से बाहर निकली। उसे लगा था कि समीर नीचे जा चुका होगा, लेकिन उसे कमरे में आराम से बैठा देखकर वो चौंक गई। आप अभी तक यहीं हैं? उसने हैरानी से पूछा। समीर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी तैयार होना है, लेकिन पहले तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे कपड़े मैंने निकाल कर रख दिए हैं। बेड पर अपनी सारी चीजें करीने से रखी देखकर मेहरीन ने उसे घूरा और बोली, आपको मेरी चीजों को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? समीर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे मैडम,
मैं कोई गैर नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर महरीन का चेहरा लाल हो गया। वो जल्दी से कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई, जबकि समीर हंसता हुआ बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे पहुंचे, जहां पूरा परिवार लंच के लिए डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। महरीन के चेहरे पर आई नई चमक देखकर अलीशा उसके पास आ बैठी और धीरे से बोली, क्या बात है, एक ही रात में इतना नूर कहाँ से आ गया? महरीन मुस्कुराकर बोली, ये खुशियों का असर है और कुछ नहीं। फिर उसने अलीशा का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन तुम भी पहले से कई ज्यादा खुश और सुकून में लग रही हो। तुम्हें इस तरह मुस्कुराते देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है। दोनों बहनें अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। तभी समीर ने मजाक करते हुए कहा, देखिए भाभी, मेरी बीवी को मेरे खिलाफ मत कीजिए। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। फिर अलीशा ने ऐलान किया कि वह और महरीन पग फेरे की रस्म के लिए मायके जा रही हैं और आज की रात दोनों बहनें साथ बिताना चाहती हैं, ताकि पुराने दिनों को फिर से महसूस कर सकें। ये सुनकर रेहान और समीर ने एक दूसरे की तरफ ऐसे देखा जैसे उन पर बहुत बड़ा जुल्म हो गया हो। उनकी हालत देखकर दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ी। आखिरकार काफी मुनहार के बाद ये तय हुआ कि बहनों को पूरा वक्त दिया जाएगा, लेकिन बदले में दोनों भाइयों की एक शर्त भी मानी जाएगी। जब हनीमून की बात छिड़ी तो दोनों बहनों ने पेरिस जाने की फरमाइश रख दी। रेहान और समीर ने बिना एक पल गवाए हामी भर दी। पूरे घर में हंसी और खुशियों का माहौल था। सायरा बेगम भी अपने बच्चों को इतने दिनों बाद सुकून और खुशी के साथ देखकर दिल से खुश थी। अब उनके लिए दुनिया की हर दौलत से बढ़कर उनके बच्चों की मुस्कान थी और वे यही चाहती थी कि ये खुशियां हमेशा यूं ही बनी रहे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।